सो कंटिन्यूइंग द रिएक्ट प्रोजेक्ट सीरीज, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से जावास्क्रिप्ट के कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझ के HTML के फॉर्म एलिमेंट को इस्तेमाल में लेके रिएक्ट के अंदर हमने एक बेसिक यूज़र फॉर्म बनाया था। आपको याद होगा, अगर फर्स्ट पार्ट में आपको मैं दिखाऊं तो किस तरीके से हमारा यूज़र फॉर्म दिख रहा था। सो लेट मी शो यू द फर्स्ट पार्ट, और ये कोड सैंडबॉक्स के अंदर हमने सारा कोड किया था। तो इस तरीके से आपका यूज़र फॉर्म दिख रहा था। यहाँ पे हमने app.js के अंदर सारी कोडिंग करी थी, कुछ स्टेट्स बनाए थे, फिर मैंने आपको ब्रीफली समझाया था कि स्टेट का मतलब क्या होता है। उसके बाद हमने इवेंट हैंडलर्स के बारे में समझे थे। हमने ये देखा था इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू काम कैसे करता है। और फिर हमने फॉर्म, लेबल, इनपुट, इन सारे एलिमेंट्स का इस्तेमाल करके, जी हाँ ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि मैंने आपको समझाया कि टैग और एलिमेंट में फ़र्क क्या होता है। एक ज़माने में टैग हुआ करता था, बट इसके अंदर अब ये कंटेंट आ गया है। अगर आपको एक बात समझनी हो तो आप ये समझो कि इस फॉर्म के लिए क्या कंटेंट है। मान लीजिए ये फॉर्म है, ठीक है, फॉर्म यहाँ शुरू हुआ और ये फॉर्म यहाँ खत्म हो गया, तो इसके लिए कंटेंट क्या है? ये सारा इसका कंटेंट है। द इंटायर थिंग इज कंटेंट। और फॉर्म का एट्रीब्यूट क्या होगा? तो फॉर्म के अंदर अगर मैं कुछ लिख दूँ तो फॉर्म का एट्रीब्यूट है। तो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये HTML का पार्ट है। एनीवेज, अभी हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं ऑन चेंज फंक्शन के बारे में। तो आइए सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं ये चीज़ काम कैसे करती है। सो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे इसको डेप्थ में आपको समझाता हूँ। सो सबसे पहले हम बात करते हैं जावा स्क्रिप्ट के कुछ इवेंट हैंडलर होते हैं। अब जैसे मान लो कि ये आपका वेब पेज है, ठीक है, दिस इज अ वेब पेज, ठीक है, और यहाँ पे यार आपका कुछ कंटेंट है। फॉर एग्जांपल ये सारे आपके कंटेंट है, तो इसको मैं लिख देता हूँ कंटेंट, ठीक है, पेज के कंटेंट है, ठीक है, दिस आर दी वेब पेज कंटेंट। यानी कि हो सकता है ये किसी का इनपुट फॉर्म हो, इनपुट फील्ड हो, ये किसी का ईमेल फील्ड हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है। यहाँ पे कोई एक बटन होगा, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी स्क्रॉल करने का या फिर कोई भी फिल्टर ऑप्शन होगा, एनीथिंग। बात बस ये है कि स्क्रीन, जो ये आपका स्क्रीन है ना, वेब पेज के अकॉर्डिंग जो ये स्क्रीन है, दिस इज द स्क्रीन, इनमें कहीं भी कुछ भी चेंजेस होते हैं, कुछ भी 1% का भी अपने माउस भी लाए ना, तो अपने आप में एक इवेंट हो गया इस पेज के लिए, ठीक है। तो माउस मूव करता है, आप ब्लर भी करते हो ना, मतलब आपने जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्लिक किया हुआ है, ठीक है, हटा दिया, ठीक है, कर्सर हटा दिया, तो भी उसके भी अपने इवेंट्स प्री डिफाइंड पहले से एग्जिस्ट करते हैं। तो जो हमने कोड में ऑन चेंज फंक्शन लिखा था, तो ऑन चेंज मैं उसको समझाता हूँ। ऑन चेंज इज इक्वल टू ये लगाया था, सबसे पहले तो हमने ये लगाया था। इसका मतलब क्या है? देखो, ऑन चेंज क्या करता है? ट्रैक करता है सारे इवेंट्स को। अब यहाँ पे हम चलते और समझते हैं कि काम कैसे कर रहे हैं। सो अगर आप यहाँ पे चल के इस कोड की एक्सप्लेनेशन को समझोगे, तो लाइन टू लाइन यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है कि इनपुट अपने आप में क्या है? आपके हिसाब से एलिमेंट होना, आपके हिसाब से टैग होना चाहिए, बट अभी एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि इनपुट का ये क्लोजिंग टैग, ये ओपनिंग टैग, इसके अंदर ये सारे एट्रीब्यूट्स। तो एक टैग जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स आ जाए, चाहे आप कह सकते हो कि भैया कंटेंट कहाँ गया, कंटेंट इसके बीच में लिखना चाहिए, ठीक है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे कंटेंट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोई कंटेंट नहीं है, कोई कंटेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने समझाया था सुबह की क्लास में, हमारे पास एक एरर भी आया था कि इनपुट टैग जो होता है वो कोई कंटेंट एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टैग होते हैं जो कंटेंट एक्सेप्ट नहीं करते, बट वो एट्रीब्यूट्स एक्सेप्ट करते हैं, जिसको आप प्रॉपर्टीज भी कह सकते हो। तो टैग एट्रीब्यूट के साथ आगे जाके एलिमेंट बन जाता है। तो दिस कोड डिफाइन एन HTML इनपुट एलिमेंट। तो ये एलिमेंट वाली बात समझानी थी आपको कि ये टैग नहीं है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है, जिसमें से पहला टाइप है, ठीक है। और ध्यान रखना, एट्रीब्यूट्स जो है वो हमेशा एक की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होता है। ये इसका की हो गया, इसकी वैल्यू है टेक्स्ट। ये इसका की हो गया, इसकी वैल्यू है ये यूजर नेम। अगेन ये अंदर ये ऑब्जेक्ट है, ये सारी बात की बात है, ठीक है। अब ये ऑन चेंज क्या है? तो ऑन चेंज से पहले भी एक बार समझ लेते हैं कि ये किस टाइप का, टेक्स्ट टाइप का है, ठीक है, जो कि यूजर को अलाउ करता है कुछ भी एंटर करने के लिए, एडिट भी कर सकता है। ओके, वैल्यू एट्रीब्यूट इज सेट टू द वैल्यू ऑफ यूजर नेम। आपको याद होगा कि यूजर नेम हमारा एक वेरिएबल था, स्टेट वेरिएबल था, ठीक है। तो वैल्यू के अंदर आपने अपना वेरिएबल डाल दिया कि
कि आप यूज़र से जो वैल्यू डलवा रहे हो, वो कहीं स्टोर भी तो होना चाहिए। टेम्परेरी बस यूज़र ने डाला, जैसे उसने अपना ब्राउज़र ऐसे क्लोज़ किया, गायब तो नहीं हो जाना चाहिए, कहीं न कहीं स्टोर होना चाहिए, तो आपका वेरिएबल उसके अंदर स्टोर होगा। अब हमारा ये कोड है, ठीक है? इस कोड के अंदर यूज़र नेम में हमेशा ये वैल्यू स्टोर रहेगा। मान लो कि मैंने यहाँ पे कुछ भी डाल दिया, ठीक है? अब ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है? ओके। सो ये यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ऑन चेंज सबसे इंपॉर्टेंट वही है। ऑन चेंज एक इवेंट हैंडलर है, जैसा मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था कि इवेंट हैंडलर के बारे में। तो ऑन चेंज क्या है? इवेंट हैंडलर है, ठीक है? इज़ डिफाइंड यूजिंग एन एरो फंक्शन। इसको डिफाइन किया गया एरो फंक्शन के द्वारा। कैसे? ये सब तो मैं आपको स्क्रीन पे ले जाके समझाऊंगा ही। दिस इवेंट हैंडलर विल बी कॉल्ड व्हेनेवर द यूजर टाइप्स इन द इनपुट फील्ड एंड विल अपडेट द वैल्यू ऑफ यूजर नेम यूजिंग द सेट यूजर नेम फंक्शन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार ये जो इवेंट हैंडलर है ये कब एक्टिवेट होता है? तो इवेंट हैंडलर ना द मोमेंट यूजर स्क्रीन में कोई भी छेड़छाड़ करता है, इवेंट हैंडलर एक्टिवेट हो जाता है। इसको इस पूरे को मैं एक स्टोरी की तरह आपको समझाऊंगा, बट इतना याद रख लो कि ऑन चेंज एक इवेंट हैंडलर है। थ्योरेटिकल पार्ट तो ये हो गया। उसके अलावा इवेंट हैंडलर का इस्तेमाल किया जाता है जब भी यूजर स्क्रीन पे कोई भी छेड़छाड़ करता है, और फिर उस वो अपने वेरिएबल में, मतलब आपने जो भी वेरिएबल डिफाइन किया, आपके लिए जो वेरिएबल है उसमें जाके चीज़ों को अपडेट कर देगा। एनीवेज, तो ये बात यहीं तक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं डेप्थ में। तो पॉइंट नंबर 1 ये कि ऑन चेंज क्या था। सो ऑन चेंज इज अ इवेंट हैंडलर। अब देखो, ये एक स्पेस देता है कि भैया इसके अंदर आप कुछ भी लिख लो, ठीक है? अब देखो ये स्क्रीन है, वापस से मैं स्क्रीन बना रहा हूँ, दिस इज योर स्क्रीन। स्क्रीन पे ना बहुत सारे इवेंट हो सकते हैं, मैंने समझा यहाँ भी कोई भी इवेंट। मान लो यहाँ पे जैसे कोई इवेंट हुआ, इसका ट्रैक कौन रखता है? ये ऑन चेंज रखता है, ठीक है? तो ऑन चेंज के अंदर हम क्या करेंगे? एक एरो फंक्शन देंगे। एरो फंक्शन कैसे बनता है? ऐसे, दिस इज योर एरो फंक्शन, ठीक है? यहाँ पे फंक्शन की पैरेंथेसिस होती है, ये एरो है, और यहाँ पे फंक्शन की बॉडी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर एक पैरेंथेसिस हो तो हम ये भी नहीं लिखते, हम सीधा-सीधा इसको खाली छोड़ देते हैं। जो भी पैरेंथेसिस हो उसका नाम लिख देते हैं। अगर एक ही मान लो ई है मेरे पास, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने लिखा ई, ठीक है? और इसकी बॉडी, ठीक है? इसकी बॉडी में क्या होगा? इसकी बॉडी में एक और फंक्शन कॉल हो रहा होगा, वो उसका नाम है सेट यूजर नेम, ठीक है? और उसके अंदर हम जो भी नई अपडेटेड वैल्यू है उसको हम अपडेट करा रहे होंगे, ठीक? तो अब मैं आपको समझाता हूँ इसको और भी डेप्थ में। देखो, तो यहाँ पे यस, ऑन चेंज एक इवेंट हैंडलर था जिसने जगह दी। ये जो ब्रैकेट है ये जगह दे रहा है कि भाई मेरे अंदर कुछ लिख लो। और ये ऑन चेंज को कौन कॉल करता है? ये कॉल नहीं होता, अपने आप एक्टिवेट हो जाता है जैसे ही स्क्रीन पे कोई भी घटना हुई। एक भी इवेंट हुआ, ये भाई ये वो मुनीम है, ये वो दलाल है जो कि नजर रखता है आपके वेब पेज पे कि कुछ भी इवेंट हुआ, कुछ भी घटना हुई, ये ट्रैक करना शुरू कर देता है, ठीक है? लेकिन ये सिर्फ ट्रैक कर सकता है, कुछ कर नहीं सकता, उसको स्टोर वगैरह नहीं कर सकता, ठीक है? तो ये ट्रैक कर रहा है। ये मान लो कि वो बुजुर्ग आदमी है जो कि पूरे गाँव का या पूरे शहर की इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करता है। अगर उसको लगता है कि जैसे उसने ट्रैक किया फॉर एग्ज़ाम्पल कि क्राइम हो रहा है, तो वो अब पुलिस को बोलेगा कि तू जा और उस क्राइम को रोक, ठीक है? ये सिर्फ ट्रैक कर सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे ये नहीं कि मान लो कि उसके सामने कोई क्राइम हो रहा है तो वो खुद जाके उस क्राइम को रोक सकता है, ऐसी एबिलिटी नहीं है। ओके, तो इसने कहा इवेंट नाम के एक प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है? कि भाई तू जाके उसको मतलब जो भी मैंने ट्रैक किया उसमें जो भी बदलाव उसको चेंजेस कर, ठीक है? तो इवेंट से हमने क्या कर दिया? इवेंट तो एक प्रॉपर्टी है, ठीक है? ये क्या है? एक प्रॉपर्टी है। अब देखो, हमने एक एरो फंक्शन बनाया, ठीक है? मैं यार इसको वापस से लिख देता हूँ, ऑन चेंज को यहाँ पे थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स कर दिया मैंने। मैंने क्या बोला कि ये तो कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है? तो हम ये एक एरो फंक्शन को बुलाता है, एक फंक्शन को कॉल करता है, सिंपल सी बात है, एक फंक्शन को कॉल करता है, ठीक है? कि भाई कुछ काम करो, कुछ फंक्शनैलिटी परफॉर्म करो, ठीक है? ये फंक्शन, हर फंक्शन अपने कुछ पैरेंथेसिस में कुछ माँगते हैं कि मुझे कुछ दो, तो इसको इवेंट दिया गया कि ले, जो घटना हुई वही घटना इसको दे दिया गया। तो अब इस फंक्शन को सिर्फ़ वो घटना मिली है और वो घटना के साथ करना क्या है, ठीक है? इसको नहीं पता। तो ये फंक्शन क्या करेगा? ये एक बुलाएगा उस वेरिएबल के सेटर फंक्शन को, स्टेट वेरिएबल के सेटर फंक्शन को। सेटर फंक्शन है कि भाई तुम आओ और तुम ना जो इवेंट हो रही है उसको तुम अपने अंदर स्टोर कर लो। तो इवेंट कैसे डायरेक्टली स्टोर नहीं था, टारगेट डॉट वैल्यू, कि आपके स्क्रीन पे जो घटना हुई है वो उसके लिए एक टारगेट है, उस टारगेट में जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली स्टोर करेगा, टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है? समझ में आई बात? ठीक है। तो मैं अब वापस से समझा रहा हूँ कि हमने बनाया कैसे था, हमने बनाया था
कॉन्स्ट यूजर, ठीक है, सेट नेम की जगह यार सेट यूजर लिख लो, चलो मैं सेट यूजर, यूजर नेम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, सेट यूजर इज इक्वल टू यूज स्टेट। ये हमने बनाया था अपना वेरिएबल, ठीक है, इनिशियली इसको हमने एम्प्टी रखा था, ठीक है, यहाँ पे ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है, तो यूजर की वैल्यू क्या थी, यूजर की वैल्यू थी एम्प्टी, कुछ थी ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, ठीक है, ओके। अब मान लो कि इनपुट बॉक्स है, सपोज करो ये इनपुट बॉक्स है, यहाँ पे कुछ ABC टाइप कर देता है, ये घटना हुई, ठीक है, ये अपने आप में इवेंट है, ठीक है, ये इवेंट टारगेट हुआ था और उसके अंदर जो वैल्यू आई थी ये एग्जैक्टली ये चीज़ है, ठीक है। ऑन चेंज ने नजर रखा, ऑन चेंज ने कहा कि यार देख एक इवेंट हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है, एक इवेंट हुआ है, ओके। अब इस इवेंट को क्या करना है कि पास कराना है किसी के अंदर। तो हमने क्या करा कि ऑन मतलब ऑन चेंज ने क्या करा कि ऑन चेंज ने एक फंक्शन कॉल कर दिया, एनोनिमस फंक्शन, ठीक है, ऑन चेंज ने एक एनोनिमस फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक है। इस फंक्शन को कहा कि तुम कुछ करो, ठीक है, इस फंक्शन ने कहा चल मेरे को कुछ करना है, तो मैं अपने बॉडी में ना एक सेट नेम, सेट मतलब जो भी ये वेरिएबल है इसका अपडेटर फंक्शन या सेटर फंक्शन, इसको जो मर्जी वो कह लो, ठीक है, उसको बुलाया, उसको नई वैल्यू दे दी, नई वैल्यू कहाँ से दी, यहाँ से उठा के दी। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से पूरा कोड काम कर रहा है, मैंने पूरा फ्लो वाइज आपको समझा दिया, ओके। तो वापस आते हैं अपने कोड लेवल पे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हो कैसे रहा था। ये है आपके पास वो पूरा कोड जिसके अंदर टाइप, ये सब तो हम इनपुट की विशेषताएं डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पहले वैल्यू क्या सेट है, पहले जो भी आपने यूजर नेम में सेट कराया, तो पहले हमने यूजर नेम में क्या सेट कराया, ये एम्प्टी स्ट्रिंग सेट कराया, राइट। फ्यूचर में हम क्या चाहते हैं, फ्यूचर में चाहते हैं कि अगर स्क्रीन पे कुछ हो, इस स्क्रीन पे या इस जगह पे कुछ हो तो वो अपडेट हो जाए, ठीक है। तो स्क्रीन पे होगा, उसकी बात, उसकी खबर किसको रहेगी, ऑन चेंज को रहेगी कि यार मेरे साथ कुछ बदलाव हो गया। तो ऑन चेंज ने एक अस्त्र छोड़ा, ऑन चेंज ने कौन सा अस्त्र छोड़ा, मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर देता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ अगेन स्टोरी के तौर पे, ठीक है, कि स्क्रीन पे जैसे ही कुछ बात हुई तो यहाँ पे ऑन चेंज एक्टिवेट हो गया, ठीक है, ये ऑन चेंज एक्टिवेट हो गया, ठीक। ऑन चेंज ने एक शस्त्र छोड़ा, आप देखो अंदर शस्त्र बना रहा हूँ मैं, ठीक है, ये एरो फंक्शन, ये वो शस्त्र छोड़ा, ठीक है। पर ये अब ये शस्त्र काम क्या करेगा, ठीक है, अब ये शस्त्र काम करेगा कि अपने अंदर बुलाएगा सेट जो भी आपका था यूजर नेम, ठीक है, इसको बुलाएगा और इसको कोई चीज़ पास कर देगा। अब क्या कौन-सी चीज़ पास करेगा, जो भी यहाँ पे हुआ है। एक सवाल बन सकता है कि डायरेक्टली ऑन चेंज इसको क्यों नहीं बुला लेता? ठीक है, सवाल बनता है। तो यार ये डायरेक्टली नहीं आ सकता, ठीक है? अब बताता हूँ क्यों नहीं आ सकता। ये एक फंक्शन है। ये क्या है, फंक्शन, इसको कोई ये इस फंक्शन को कोई कॉल करेगा, ठीक है? तभी आएगा। ऑन चेंज कॉल नहीं कर सकता किसी को। ऑन चेंज तो अपने आप में इवेंट हैंडलर है, ठीक है? ऑन चेंज किसी को कॉल नहीं कर सकता, ठीक है? तो किसी फंक्शन को या तो कोई वेरिएबल कॉल करता है, ठीक है? या फिर कोई दूसरा फंक्शन कॉल करता है। एकमात्र ऐसा फंक्शन है इस दुनिया में, जावास्क्रिप्ट की दुनिया में, जिसको कोई कॉल नहीं करता, अपने आप हो जाता है, वो है एनोनिमस फंक्शन। तो इसको इस एनोनिमस फंक्शन ने कॉल किया। ये जो एनोनिमस फंक्शन पहले बनाया था मैंने, ठीक है? ठीक है, ये जो एनोनिमस फंक्शन है, इसको इसने सेट यूजर नेम को कॉल करा। और आप कहोगे एनोनिमस फंक्शन को किसने कॉल करा, तो अभी समझाया, कोई कॉल नहीं करता, ठीक है, वो अपने आप हो जाता है कॉल, ठीक है। और एनोनिमस फंक्शन कब कॉल होगा, चलो अपने आप ही हो जाएगा, पर होगा कब, ये तो तय होना चाहिए। तो जैसे ही कोई भी चेंज होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये एनोनिमस किसके अंदर है, ऑन चेंज के अंदर। तो अब देखो कहानी समझो, जैसे यूजर ने कुछ चेंज किया तो ऑन चेंज एक्टिवेट हो गया, जैसे ऑन चेंज एक्टिवेट हुआ, ऑन चेंज के बॉडी में मैंने एनोनिमस लिखा है तो एनोनिमस एक्टिवेट हो गया। एनोनिमस वो सिर्फ एनोनिमस ना, वो रॉकेट है, ठीक है, जो जा सकता है। रॉकेट पेलोड नहीं है, उसके अंदर कुछ पेलोड नहीं, काम नहीं कर सकता, ठीक है। सैटेलाइट नहीं है इसके अंदर, सैटेलाइट तो ये है, ठीक है। सेट यूजर नेम, ठीक है। अब सेट यूजर नेम आ तो गया है, ठीक है, लेकिन इसको करना क्या है, मतलब ये क्या लेके जाएगा अपने, ठीक है, लेके तो कुछ आया नहीं है, ठीक है, तो लेके क्या जाएगा, तो लेके जाएगा वो इवेंट, ठीक है। तो ये इवेंट, ठीक है, ये इवेंट इसको कहाँ से मिलेगा, तो ऑन चेंज ने ना जब एनोनिमस को अपने अंदर रखा था, ठीक है, अब यहाँ से कहानी से समझो वापस से चीज़ों को। ऑन चेंज ने अपने अंदर एनोनिमस को रख लिया, ऐसे थोड़ी रख लिया, ठीक है, कोई भी फंक्शन किसी पर्पस से रखा जाता है। तो ऑन चेंज जो है मोस्टली स्क्रीन पे होने वाले चेंज पे नज़र रखता है। स्क्रीन पे जो भी चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं। तो ऑन चेंज ने इसको ना एक इसके पैरामीटर में एक चीज़ दे दी, ई भी लिख सकते हैं, पूरा इवेंट भी लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट दोनों एक्सेप्ट करता है। इसके अलावा कैपिटल स्मॉल मत लिख देना, या तो स्मॉल ई या फिर कैपिटल EVENT, ये प्री डिफाइंड है, ठीक है। इसलिए आप कोई वेरिएबल बनाओ तो उसका नाम इवेंट वगैरह मत रखना, ठीक है। ये इवेंट दे दिया, इवेंट अपने आप में ऑब्जेक्ट है एक तरीके से, ठीक है। तो आपने ये दे दिया तो लोग शॉर्टकट में ई लिखते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इसको मिल गई,
ठीक, अब देखो जैसे मैं आपको वापस से इस कहानी को थोड़ा और अच्छे से समझाता हूँ। तो आप यहाँ चलो और देखो नॉर्मल फंक्शन कैसे बिहेव करता है। मान लो कि मैंने बनाया सपोज करो फंक्शन ऐड, ध्यान से देखना, और यहाँ पे लिखा कि num1, ठीक है। इतनी डेप्थ में आपको चीज़ें कहीं नहीं समझ में आएंगी। सो आप इसको प्रैक्टिस भी करते रहो साथ के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक फंक्शन है, ठीक है, इसके अंदर num1 num2 है, एक्सेप्ट कर रहा है। अब जहाँ भी कॉल होगा वहाँ से num1 num2 पास होना चाहिए, ठीक है। और ये कुछ कर नहीं रहा, सिंपल ऐड करके आपको दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक आपने वेरिएबल बना लिया कॉन्स्ट, ठीक है, सम के नाम से एक वेरिएबल बना लिया, और आप सम में सिर्फ क्या कर रहे हो, num1 प्लस में num2 ऐड करा रहे हो, और फिर आप रिटर्न करा दे रहे हो, रिटर्न क्या करा रहे हो, सम रिटर्न करा दे रहे हो। तो इस फंक्शन का यही काम था, ये फंक्शन की बॉडी है, ठीक है। लेकिन ये फंक्शन कब तक काम नहीं करेगा, जब तक कोई इसको कॉल नहीं करेगा। कल को यहाँ पे ऐड कॉल हुआ, यहाँ पे मैंने ऐड कॉल किया 2 और 3, तो होगा क्या कि ये 2 और 3 है, 2 जाएगा यहाँ पे और 3 जाएगा यहाँ पे, तभी तो इसको मिला। सिमिलरली भाई वही वो भी फंक्शन ऐसा ही था, वो सिर्फ एक एरो फंक्शन था, एरो में भी वो एनोनिमस था, ठीक है। तो भैया एरो में ना हम फंक्शन वर्ड तो लिखते नहीं है, ये वर्ड तो लिखते नहीं है वहाँ पे, ठीक है। ये भी नहीं, फंक्शन का नाम नहीं लिखना, सिंपल ये चीज़ लिखनी है। ये ब्रैकेट दिख रही है ये वाली, तो ये ब्रैकेट में बना रहा है, ठीक है। और एरो है तो पहचान के लिए एरो, बाकी ये जो करली ब्रेसेस है उसके अंदर भी तो था, ठीक है, उसके अंदर भी तो करली ब्रेसेस था ऐसे। अब वो कहीं ना कहीं तो कॉल हो रहा होगा, ठीक है। अब मैंने बताया था कि उसको कॉल करने की नीड नहीं पड़ती है, ठीक है, लेकिन ऐसे ही कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन तो ऐसे ही काम करता होगा। तो मान लो कि वो एक एनोनिमस फंक्शन तो कहीं कॉल हुआ तो ऐसे ही कॉल हो गया हो, ठीक है, लेकिन कॉल हुआ तो कुछ पास तो करो उसको, ठीक है। तो यार यहाँ से इवेंट पास करते हैं, वही इवेंट यहाँ एक्सेप्ट करता है, ठीक है। और अब मेन बात ये नहीं कि कहाँ कॉल हो रहा है, इस पर ध्यान मत दो। बात ये है कि जैसे ये इसको ये चीज मिली है तभी अंदर जाके ये इवेल्युएट कर रहा है। इस तरह मान लो कि यहाँ पे आपने सेट नेम नाम का सेट यूजर नेम जो भी है वो आपने बुला लिया, बट उसको इवेंट कहाँ से मिलेगा, जब तक इसके पास होगा नहीं, ठीक है। और इसको कहाँ से मिलेगा, जहाँ तक जब तक इसको किसी ने कॉल नहीं किया होगा। अगेन हम कॉल पे नहीं जाते क्योंकि हमको पता है अपने आप कॉल हो जाता है। बात बस ये है कि इसके अंदर जो आपने ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू बड़े प्यार से लिख दी, इसको ई मिला कहाँ से, सेट नेम के लिए ई तो बिल्कुल ही अलग चीज है, तो इसको ई मिला यहाँ से, ठीक है। क्योंकि जो भी फंक्शन के पैरेंथेसिस में जो चीज होती है बॉडी में इस्तेमाल किया जा सकता है। रिपीट करता हूँ, फंक्शन के पैरेंथेसिस में जो चीज होती है वही बॉडी में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो चीजें वही, बस लिखने का तरीका बदल गया। तो काफी डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब वापस कोड पे आते हैं, चीजें समझ आएंगी, ठीक है। तो कोड पे आओ, देखो चीज वही है, ठीक है। ई जो है, ठीक है, अपने आप कहीं ना कहीं ये कॉल हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जहां पे कॉल हो रहा है हमको उसकी हेडेक नहीं लेनी है, ठीक है। आप बस इसके रिसीव करने के लिए यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम मान के चलेंगे कि जहां से कॉल हो रहा है वहां से भी कुछ ना कुछ पास हो रहा है, ठीक है। अब ये इसका पैरेंथेसिस है, तो ये वाली पार्ट क्या है, इसका बॉडी है, ये ब्लू वाला इसका बॉडी है। तो ई का एक्सेस तो इस ब्लू वाले के अंदर भी है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ई क्या है अपने आप में एक, अब आप कहोगे कि सिर्फ ई का एक्सेस है ना, टारगेट डॉट वैल्यू कहां से आ गई, तो ई को जब खोदेंगे, जैसे ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर डॉट डॉट लगाओगे तो उसकी सारी विशेषताएं निकलती है। तो ई के पास टारगेट भी है, ठीक है। जैसे मैं डॉट लगाऊंगा अपने आप टारगेट आएगा, मैं लिखूंगा नहीं, जैसे TAR लिखूंगा, आ गया ना, खुद बता रहा है कि प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, ई की है, ठीक है। अगर आपको शक है तो मैं पूरा इवेंट भी लिख सकता हूँ, इवेंट डॉट, ठीक है, टारगेट, ठीक है, प्रॉपर्टी है। बट ध्यान रखना यहाँ लिखा तो यहाँ भी इवेंट लिख देना, वरना फिर मिसमैच हो जाएगा। तो मैं टारगेट, अब टारगेट की खुद की प्रॉपर्टी, इवेंट की प्रॉपर्टी थी टारगेट, और टारगेट की प्रॉपर्टी थी वैल्यू। कि टारगेट कई चीज तरीके से हो सकता है, वैल्यू को टारगेट कर रहे हो, या फिर आप किसी चीज को स्क्रॉल कर रहे हो, मतलब ठीक है, पासवर्ड कर रहे हो, बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पे वैल्यू, ठीक है, यार ये हो गया वैल्यू, ठीक है। अब वैल्यू के अंदर कुछ और नहीं है, ठीक है, वैल्यू एक आखिरी स्टॉप है, ठीक है। जो भी यूजर ने लिखा है वो, अब वैल्यू आप कहोगे वैल्यू कोई प्रॉपर्टी क्यों नहीं है, वैल्यू तो यूजर ने जो दिया वो चीज हो गई, ठीक है, ओके। तो एक्चुअल अब देखो ये जो वैल्यू है ना, जो भी यूजर ने दिया है वही ये वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ये पूरी चीज नहीं होती, ये सब तो बस इस वैल्यू तक पहुंचाने का रास्ता था, एक्चुअल खेल हमको इस वैल्यू तक पहुंचना था, ठीक है। कोड बस इतना ही सिंपल है, ठीक है। लेकिन ये सब जो ये बवासीर मैंने बनाया, ऑन चेंज, ये वो एरो फंक्शन, ये सब के सब वैल्यू तक जाने के तरीके थे, ठीक है। असली भाई साहब तो वैल्यू है, नूरा फतेही तो यहाँ पे वैल्यू है, ठीक है। ये सब के सब जो हैं आपके वैल्यू तक पहुंचाने के माध्यम से, ये बॉलीवुड में जाने का रास्ता है, ठीक है। समझ में आया बहुत अच्छे से, ठीक है। दिस इज द वे एक्चुअल वैल्यू। लेकिन लोग इग्नोर कर देते, इतना कॉम्प्लेक्स कोड देके, अरे नहीं 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 ये सब क्या हो रहा है, ये ई चल रहा है, ये
टारगेट चल रहा है, ये वैल्यू चल रहा है, ठीक है। सो व्यूअर्स आप देख सकते हो, अभी बगल में बैठा हुआ स्टूडेंट भी यहाँ पे बोल रहा है आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, तो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। सो बात यहाँ पे बस ये है कि ये तरीका था, क्या तरीका था, आपके इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यू को अपडेट करना। दिस इज अ डायनेमिक वे। जावास्क्रिप्ट का रोल यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। ढांचा किसने दिया था? इनपुट ने दिया था। इट इज इजी, ठीक है, क्वाइट इजी। अच्छा, अब सवाल आता है कि ये कोड अगर नॉर्मल जावास्क्रिप्ट से करते तो बहुत लंबे लाइंस में लिखना पड़ता है। कैसे? क्योंकि देखो सेटर फंक्शन नहीं है ना, जावास्क्रिप्ट में कोई सेटर फंक्शन नहीं होता, ये तो रिएक्ट ने बनाया है। मतलब सेटर रिएक्ट के अंदर वेरिएबल को एक और भी शक्ति प्रोवाइड कर दी गई। जावास्क्रिप्ट गंगाधर था, रिएक्ट जो है गंगाधर प्लस शक्तिमान दोनों है, ठीक है, एक ही जगह पे। अब नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में क्या करते हैं, इस यूजर नेम के अंदर एक और फंक्शन बनाते हैं जो कि फिर क्या करता है, वो अपडेट वैल्यू लेता है। यूजर नेम में वैल्यू पहले डिलीट होती है, फिर नई वैल्यू जाती है, फिर पुराने वैल्यू का ट्रैक रखते हैं। तो जो फ्रेमवर्क्स बनते हैं बिहाइंड द सीन काम वैसे ही हो रहा होता है। तो जो फ्रेमवर्क्स बनते हैं या लाइब्रेरी बनती है, उनका काम ये होता है कि कोड को सिंप्लीफाई कर देते हैं। समझ में आ रही बातें? ठीक है, कितना ईजी हो गया। अब सिंप्लीफाई, अब सबसे बड़ा सवाल दिमाग में चलता है कि सिंप्लीफाइड कोड से क्या मतलब, मशीन है, मशीन तो वो भी चला लेगा। देखो जितना कोड सिंप्लीफाइड होगा, मशीन उतनी जल्दी काम करेगा, उतना ईजी रेंडर करेगा, नेविगेट करेगा, और कुछ नहीं है। और हाँ, डेवलपर के लिए भी ईजी हो जाता है, ठीक है, नहीं उनके लिए कॉम्प्लेक्स होता है। क्योंकि आप जब जितना ज्यादा फ्रेमवर्क्स बनाते हो ना, तो आप पीछे की चीज को तो एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप पीछे की चीज को तो एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप डायरेक्टली आपको जो चाहिए आप सीधे से वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हो। कल को कुछ कोई ऐसी लाइब्रेरी बन जाए जो डायरेक्ट वैल्यू लिखते ही वैल्यू पे पहुंच जाए, लेकिन ऐसा थोड़ी है। बिहाइंड द सीन वो भी पूरा कर रहा होगा, वो कहीं लिख के रख दिया होगा, गया होगा, जिस तरीके से आप यहाँ इंपोर्ट कर रहे हो, बस आप वो पूरा इंपोर्ट कर लोगे पार्ट। एनीवेज, ये है एक रिएक्ट की अंडरस्टैंडिंग थी, इस कोड का मतलब आपको समझ में आ गया, ठीक है। सिमिलरली ईमेल के अंदर ऐसी चीजें हो रही होंगी, ठीक है। सिमिलरली ये मैसेज बॉक्स बना है, ठीक है। मैसेज बॉक्स को इनपुट से मत बनाना, टेक्स्ट एरिया से बनाना, तो अपने आप ही साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब यार नॉर्मल अगर आपको इसमें स्टाइलिंग देनी है, ठीक है, तो देखो बहुत सारे तरीके होते हैं स्टाइल देने के। सबसे पहले क्या करो, ठीक है, इस पूरे फॉर्म को एक डिव के अंदर ले लो, ठीक है। अब ऑलरेडी डिव है, बट मैं एक और डिव के अंदर ले रहा हूँ, क्योंकि एक डिव तो होता है कि रिएक्ट का रिटर्न खुद चाहिए होता है, ठीक है, भूखा होता है डिव का। तो मैंने कट किया, इस डिव को छोड़ दो, ठीक है। और इस कोड को मैं बाद में डिलीट कर दूंगा, तो एक्चुअल में यही वो रहेगा। और यहाँ पे लेते हैं एक डिव, क्लोज करते हैं, या क्लोज किया, और यहाँ पे वो चीज डाल दी। कोई फर्क नहीं दिखा, क्योंकि सिर्फ डिव लिया, डिव में तो स्टाइलिंग डाली है, ठीक है। अब स्टाइल करने के बहुत सारे तरीके, अलग से कोई फाइल बना लो यहाँ पे स्टाइल नाम की, जैसे इसमें कोड लिख सकते हो, मर्जी है, ठीक है। मैं अभी इसमें भी करूँगा, बट आप इनलाइन में स्टाइलिंग दे सकते हो। कैसे देंगे समझाता हूँ। मैं यहाँ पे छोटा सा स्टाइल दे देता हूँ, स्टाइल, ठीक है। अब देखो जैसे ऑन चेंज एक वो था ना कि मतलब जैसे ही कुछ चेंज हो रहा था एक्टिवेट हो जाता है, स्टाइल भी वही चीज है कि जैसे डिव उसको मिला वो एक्टिवेट हो गया। तो इसने बस जगह दी है, स्टाइल ने एक जगह दी है, इसके अंदर आप जो भी स्टाइलिंग करोगे अभी करोगे, ठीक है। तो ये ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब बस जगह दिया कि घर आसरा बनाया, ठीक है। ये एक और ये मांगेगा, ठीक है। अब बताता हूँ, अब इसके अंदर एक्चुअल चीज़ लिखना शुरू करोगे। अब कहोगे घर दे दिया तो फिर एक और घर बनाने की क्या ज़रूरत है? नाउ लेट मी टेल यू, एक और घर बनाने की क्या ज़रूरत है। पहले इसके अंदर मैं कुछ कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट कलर, या फिर सिंपल सिंपल कलर लिखता हूँ, कलर, ठीक है। की वैल्यू में आता है रेड लिखा, ठीक है। तो जितने भी आपके यहाँ कलर ये सब रेड में आ गए, ठीक है। हाँ करते वो उससे पहला क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन ये बनना चाहिए कि ये दूसरा ये क्यों आया, ठीक है, राइट। ये इसलिए आया क्योंकि ये अपने अंदर ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता है। क्या एक्सेप्ट करता है? ऑब्जेक्ट। अगर ये एरे एक्सेप्ट करता तो ये आता, ठीक है। तो ये एरे भी कर लेता है, बट एरे भी कुछ डालेंगे, ये ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता, तो वो ऑब्जेक्ट की पहचान थी। ये तो इसका घर हो गया, वो ऑब्जेक्ट अपना ऑब्जेक्ट आ रहा है इसलिए, ठीक है। अब आपका ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट में क्या होता है? की वैल्यूज होती है, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्ट का पहला क्या था? ये था पहला की, क्या था पहला की? था कलर। पहला की क्या था? कलर। और उसकी वैल्यू क्या थी? रेड। कॉमा देखो, दूसरा की कुछ और लिख सकते हो, सब कुछ लॉजिक है। आप याद रखना, कंप्यूटर एक लॉजिकल सिस्टम है, हवा में कुछ नहीं होता कि हाँ कुछ भी हो रहा है मतलब कहीं तो आ ही गया होगा, ठीक है। अब ऐसे कोडिंग में कहावत है भी कि इफ योर कोड रन्स वेल, तो ये मैं सोचूं कि कैसे चल रहा है, बस चलने दो उसको, ज़्यादा छेड़छाड़ करोगे तो वो एक मजाक वाली बात है ना। आते हैं इस चीज़ में। सो आई होप कि जो व्यूअर्स है उनको भी मजा आ रहा होगा इसको पढ़ने में, ठीक है। टेक्स्ट कलर जो है, कलर हमने क्या किया? रेड किया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे
और अभी जनता की डिमांड आई है बैकग्राउंड लगाने के लिए, तो बैकग्राउंड में देखो बैकग्राउंड आप यहाँ पे कुछ भी कर लो यार, ठीक है। तो यार इसको थोड़ा थपरी बनाते हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड यहाँ पे करते हैं ठीक है। देखो हो गया ना? ठीक है। अब आप कहोगे यार इन सबको अलाइन करो, इन सबको एक बराबर करो, तो भैया ये तो बक्सा बनाया था हमने। बक्सा आप देख रहे हो, डिव का एक्चुअल मतलब ये है, डिव इतनी दूर तक काम कर रहा है। अब ये इनके ऊपर इंडिविजुअल स्टाइलिंग दे सकते हो, जैसे मान लो कि मैं इस इनपुट में स्टाइल देना चाहता हूँ। ध्यान से देखो इनपुट कहाँ गया, ये इनपुट रहा, ठीक है। इसके अंदर मैं स्टाइल दे सकता हूँ, वापस से देखो, स्टाइल लिखा, इसका घर दो, ठीक है। स्टाइल अपने अंदर ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अब मैं अगर मान लो कि सिर्फ इनपुट को ऐसा करना चाहता हूँ, मार्जिन, ठीक है, या फिर मार्जिन लेफ्ट, ठीक है। देखिए टेक्स्ट लाइन भी करेंगे, पर अभी मार्जिन लेफ्ट मैं दे रहा हूँ, मान लो कि 1px हुआ वो, ठीक है। आपको नहीं दिख रहा है तो मैं राइट कर देता हूँ, इससे तो दिखेगा, ठीक है। ओके, तो मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट 1px एंड, ठीक है। देख आप यहाँ पे चेंज देख रहे होगे, ठीक है। चेंज हो रहा है, 100 कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि इसके और इसके बाद के टेक्स्ट के बीच में मार्जिन आ जाएगा, ठीक है। तो यार वो आपको सीएसएस देखना है, इस तरीके से काम करता है। कौन सा सीएसएस सुटेबल है, इट्स नॉट माय जॉब, आप लोगों को करना है, व्यूअर्स आपको भी करना है इसको। अब देखो आपको इसको कर्सिव में करना है, तो यहाँ पे आता है टेक्स्ट फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल करके समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसके अंदर कर सकते हो, आप चेक कर लो एक बार, फॉन्ट फैमिली, यस। तो यहाँ पे टाइम्स नाउ पता नहीं क्या क्या होता है, ठीक है, ठीक है। वो भी करना है यार, आप उसको कर लेना, ठीक है। तो स्पेलिंग आती है, ठीक है, व्यूअर्स करेक्ट कर देना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी सी एस एस इज नॉट टफ, ठीक है। तो एक्चुअल लॉजिक समझ में आया कि पूरा कैसे काम किया। अब सवाल आता है कि सुबह मैंने मतलब जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर मैंने आप लोगों को समझाया था कि ये एक स्टेटस नाम का हमने कंडीशनली बना रखा और सबमिट कैसे काम करेगा। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि इस वीडियो का मेन पर्पस था एक्चुअल में ऑन चेंज आपका एरो फंक्शन और इवेंट हैंडलर्स प्रॉपर तरीके से कैसे काम करते हैं। अब आपको ये कोड वापस से खुद करना है, स्मॉल पीस ऑफ कोड करो बट पूरी डेप्थ में करो, पर्पस ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको ना ही जावास्क्रिप्ट आती है ना ही रिएक्ट आती है, बट उनको प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। तो उनको मैं स्क्रैच से चीजें समझाऊंगा, ठीक है। वो चाहे फिलहाल स्क्रैप वाली कंडीशन में उनका हो मेंटल स्टेटस, बट मैं उसको स्क्रैच से लेकर प्रोजेक्ट लेवल पे, ठीक है, आगे तक ले जाऊंगा। तो आप लोग करते रहना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।